अच्छा जी, यहाँ पे वो कहता है ब्लेक वॉज नॉट अ रिबेल, ही वॉज ऑल्सो विजनरी फॉर whom all knowledge can came through the exercise of imagination. Blake gave great importance to imagination. According to him, imagination is the divine faculty in man. Reason, on the other hand, is the wild beast, the malignant spirit from which one must escape. It inhabits and kills imagination. He was opposed to reason. ठीक है, ऑपोजिट अपोज करता था वो रीजन को, इंटेलेक्ट को। लेकिन दो चीजें हैं ना दिमाग के अंदर जो हमारे चलती है, एक ईमान है, फेथ है, उसके ऑपोजिट इंटेलेक्ट होता है। ठीक है, रीजन की दुनिया में जब हम रहते हैं तो हमारा फेथ लॉस्ट हो जाता है। हम जब हर चीज के अंदर जो है वाई एंड व्हेन एंड वेयर ढूंढना शुरू कर देते हैं तो हमारा फेथ लॉस्ट हो जाता है ना। तो वो हमेशा जो है वो रीजन को अपोज करता था। दैट इज व्हाई नो रेशनल अप्रोच कैन हैव टू अंडरस्टैंड ब्लेक पोइट्री। तो इस वजह से कोई भी रेशनल अप्रोच, अगर तो हम इंटेलेक्चुअली रीजन इंटेलेक्ट या रेशनल बेस पे बात करेंगे, रेशनल किसे कहते हैं, अकल को इस्तेमाल करने को। ठीक है, लॉजिक, अकल, इंटेलेक्ट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये रेशनल अप्रोच होती हैं। कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड ब्लेक पोइट्री, इट इज ओनली थ्रू his imaginative faculty that a reader can construe the imaginative flights of Blake. In fact, Blake's mind, the laws of reason were nothing but a horrible phantasm, deluding and perplexing mankind, and it is a business of every human soul to free itself from the clutches of law of reason as speedily as possible. और इनफैक्ट ब्लेक के माइंड के हिसाब से ये जो लॉज ऑफ रीजन है, ये जो हम हर चीज में अपनी अकल को इस्तेमाल करने लग जाते हैं, ये कुछ भी नहीं है बल्कि एक हॉरिबल फैंटेज्म है जो कि डिल्यूड कर रहा है, तबाह कर रहा है। डिल्यूड आपको पता है, तूफानी हद तक तबाह करना, तबाह होने से, और परप्लेक्स कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है मैनकाइंड को। ठीक है, हम जितनी अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं हम उतने परप्लेक्स हो जाते हैं। एंड इट इज द बिजनेस ऑफ एवरी ह्यूमन सोल, और ये जो है बिजनेस है ह्यूमन सोल का, टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ लॉ ऑफ रीजन। इंसान की बॉडी में दो चीजें हैं ना मेन, एक उसकी सोल है, एक उसका दिमाग है, उसका इंटेलेक्ट है। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो तो मानती है कि अल्लाह है और वही सारा कुछ कर रहा है, लेकिन अकल ये कहती है कि पैसा है तो फिर सारा कुछ है। अकल हर उस चीज को मानती है ना जो सामने नजर आ रही है, जो सामने नजर नहीं आ रही लेकिन हम उसको मानते हैं, उसको किसी क्या कहते हैं, उसको ईमान कहते हैं, उसको फेथ कहते हैं। तो जब हम रीजंस की दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं ना तो हमारा फेथ लॉस्ट हो जाता है। एक्चुअली वो इस चीज के ऊपर बात कर रहा है। ठीक है, एज स्पीडीली एज पॉसिबल। जैसे हम कहते हैं कि भाई खैर है, कोई बात नहीं, कर लो बुरा, ये फलाने की चीजें उठा लो, कल किसने देखी है, अल्लाह माफ कर देगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम लॉजिक्स और रीजन और इस तरह करके और फिर जो है छोटे मोटे गुनाह जो है वो हम करते रहते हैं। ठीक है, तो ब्लेक बिलीव्स इन स्पिरिचुअल इंट्यूशन। ही कंटिन्यूअली told people that his poems were dedicated to him by authors eternity. ठीक है, और वो क्या बताता है कि उसकी पोएम्स जो हैं वो डेडिकेटेड उसको की गई हैं बाय ऑथर इन एटर्निटी। ठीक है, ऑथर की इन एटर्निटी, एटर्नल किसे कहते हैं, हमेशा रहने वाला। तो ब्लेक लव्ड इमेजिनेशन बिकॉज इट परसीव्स द आइडिया विच इज रियलिटी, नॉट द अपीयरेंस ऑफ द थिंग विच द सेंसेस कम्युनिकेट। ठीक है, और ब्लेक जो है किस इमेजिनेशन से मोहब्बत करता था, क्यों करता था, क्योंकि वो परसीव करता है आइडिया, उस आइडिया को जो कि असल में रियलिटी है, और वो अपीयरेंसेस ऑफ थिंग्स नहीं है जो कि सेंस कम्युनिकेट करती है। जैसे मैंने कहा ना, अक्ल हर उस चीज को मानती है जो कि हम महसूस कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, जो नजर आती है एक्चुअली। तो ही हेट्स ऑब्जर्वेशंस, रीजन एंड साइंस। इस वजह से वो क्या करता है, वो हेट करता है किससे, ऑब्जर्वेशन से, रीजन से और साइंस से। बिकॉज ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व्ड एंड रीजन अपॉन वर अनरियल एंड इल्यूजनरी टू हिम। क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जर्व करता है और रीजन जो उसके सामने रीजन अपॉन, ठीक है, ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिनको ऑब्जर्व किया जाता है और जिनके ऊपर रीजनिंग की जाती है, ये सारी चीजें उसके लिए अनरियल थी और इल्यूजरी थी उसके लिए। Blake believed that man cannot naturally perceive but through his natural or bodily organs. ठीक है, इंसान जो वो नेचुरली परसीव कर ही नहीं सकता,
लेकिन किस तरीके से, बट थ्रू हिज नेचुरल और बॉडीली, और वेयर एज मैन बाय हिज रीजनिंग पावर कैन ओनली कंपेयर एंड जज ऑफ व्हाट हैज ऑलरेडी परसीव। हम अपनी रीजनिंग पावर से जो ऑलरेडी परसीव हो चुका है, हम उसको तो कंपेयर भी कर सकते हैं, उसको जज भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो कहता है कि मैन कैन नॉट नेचुरली परसीव, वो परसीव कर ही नहीं सकता अपने नेचुरली या बॉडीली ऑर्गन से, ठीक है। और ना ही अगर वो अपनी रीजनिंग पावर यूज करता है तो वो अनअटेनेबल को कभी भी अचीव नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात ये कर रहा है कि भाई जब हम हर चीज अपनी जात तक ले आते हैं कि भाई मैं ये कर लूंगा और मुझे ये समझ आ जाए या इस तरह से, तो वो कहता है कि वो अनअटेनेबल कभी अचीव कर ही नहीं सकता अगर वो अपने बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर रिलाई करता है या वो अपने इंटेलेक्ट के ऊपर रिलाई करता है। इंटेलेक्ट तो हर वो चीज एक्सप्लोर करती है ना जो पहले से हो चुकी है, लाइक एक साइंटिफिक इन्वेंशन है, वो पहले से एक्सप्लोर हो चुकी है, तो आपकी इंटेलेक्ट सिर्फ वहां तक है जो हो चुका है, ठीक है। लेकिन इंसान जो है जब स्पिरिचुअली एलिवेटेड होता है तो उसकी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में वो कहीं पे भी किसी भी हद तक जा सकता है। तो उसका जो फेथ होता है, उसकी जो स्पिरिचुअलिटी होती है, दैट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। वो चीज भी देखती है जो औरों को नजर नहीं आती, ठीक है। तो कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता, एक वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। तो ये अब अकल तो नहीं मानती ना, ये आपको जब अंदर से डर लगती है ना बंदे को, तो या इंसान अकेला पड़ जाता है, उस वक्त हमें समझ आती है ना, अब इसमें अकल का कोई कमाल नहीं है, इसमें रीजनिंग का भी कोई कमाल नहीं है। हम तो अपनी जिंदगी में मगन बड़े मजे से जा रहे थे कि अचानक से इस तरह का कोई इवेंट आ गया जिंदगी में, कुछ लोग जो है वो एंटर हो गए और फिर जो है वो फिर आपको अल्लाह याद आ जाता, वहां पे आपकी अक्ल काम नहीं कर रही होती, वहां पे आप फंस चुके होते हैं। वहां से आपको कौन बाहर निकालता है? आपका फेथ बाहर निकालता है ना, सबसे पहली बात ये कि अल्लाह निकालता है। और नंबर टू, अल्लाह कब निकालता है? जब इंसान का फेथ होता है, ना कि हम रीजनिंग, रीजन बेस्ड तो हम बहुत बातें कर सकते हैं, रीजनिंग करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक। एवरी वन ऑफ द रोमांटिक पोएट सॉ नेचर इन फ्रेश लाइट, ठीक है। हर एवरी वन ऑफ द रोमांटिक पोएट्स वो क्या देखते हैं? नेचर इन अ फ्रेश लाइट, नेचर को वो देखता है इन अ लाइट नेवर रिलेटेड टू द एंशिएंट, ठीक है। नेचर को वो एक फ्रेश लाइट के तौर पे देखता है। इन दिस ब्लेक, वर्ड्सवर्थ एंड शेली स्टैंड साइड बाय साइड, ठीक है। और इसमें वर्ड्सवर्थ, शेली, ब्लेक जो है वो साइड बाय साइड स्टैंड करते हैं, मैनिफेस्टिंग डिफरेंट कॉन्सेप्शंस इंडीड बट ऑल थ्री रिवीलिंग अ न्यू स्पिरिट इन नेचर, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, but all the manifesting different conceptions indeed, but all three revealing a new spirit in nature. With Blake, the myth weaving power was revived again. His points become peopled with number of figures as clear-cut in forms and ideas as ever was Aphrodite and Zeus in Greek mythology. यहाँ पे देखें कि ब्लेक की ये जो मिथ वेविंग पार है वो रिवाइव हुई दोबारा से। उसकी पोएम जो है वो पीपल विद नंबर ऑफ फिगर्स, ठीक है, उसको देखा गया नंबर ऑफ फिगर्स में, एज क्लियर कट इन द फॉर्म एंड आइडियाज एज एवर वाज, क्लियर कट फिगर्स और क्लियर कट फॉर्म और आइडियाज में, जैसा कि देखा गया था एफोराइट और जियस, ठीक है, गॉड ऑफ जियस, एफोराइट्स गॉड्स ग्रीक माइथोलॉजी, ठीक, गॉड ऑफ स्काई को जियस कहते हैं। दैट व्हाई that thus we can say that William Blake was a great romantic poet and his romanticism consists in concern for imagination, mysticism, individualism, feminism, love for liberty and lyricism, ठीक है। और ये सारी चीजें यहाँ पे इसकी पोएम के अंदर